हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि वायनाड में जो मैसिव लैंडस्लाइडिंग हुई, जो भूस्खलन हुआ, उसके पीछे का कारण सागर के एक भाग का विशेष तौर पर गर्म हो जाना है, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूंगा कि डियर, यह जो कंडीशन है यह मानव जनित है, यह जलवायु परिवर्तन के कारण है। अर्थात जो लैंडस्लाइडिंग आपने देखी, इसके पीछे कहीं ना कहीं एंथ्रोपोजेनिक प्रैक्टिसेस जिम्मेदार है, मानव जनित क्रियाएं जिम्मेदार हैं। ऐसा मेरा कथन नहीं, यह कथन आया है नई रिसर्च का, जो केरल में हुई लैंडस्लाइडिंग के आधार पर उसके डिस्कशन के अंतर्गत कही गई हैं। अब आइए इस खबर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम इस पर नजर डालें भाई कि अखबार में जो हेडलाइन प्रेषित हुई, जिसमें कहा गया कि जो जलवायु वैज्ञानिक हैं उनका ऐसा मानना है कि अरब सागर का जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाना गहरे बादलों का, डेंस क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके कारण केरल वाले क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से वर्षा तेज हो रही है, जिसने अंततः उस एरिया में लैंडस्लाइडिंग को कॉज करा। यहां सबसे पहले खबर पर नजर डालें तो वायनाड के एरिया में बीते 2 सप्ताह से लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं मिट्टी जो है वो संतृप्त हो गई। अर्थात जो मृदा है इसके अंदर जल की मात्रा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई। इसी प्रकार से ये जो वर्षा है, इसके पीछे का मेन कारण बताया गया कि जो एरिया है अरब सागर का, वहां पर तापमान तेजी से बढ़ा। अब ये तापमान कैसे बढ़ा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसे डिटेल में समझे तो यहां कहा गया कि जो स्थानीय स्तर पर मैसिव रेनफॉल हुआ, इस रेनफॉल ने उस स्थान की मिट्टी को, अर्थात मृदा को काफी ज्यादा ढीला कर दिया, जिस कारण से उस स्थान से पूरी की पूरी परत मृदा की बेसिकली रिमूव हो गई, विस्थापित हो गई, जिसने लैंडस्लाइडिंग कॉज करा। नो डाउट ये एक बड़ा इवेंट था, नो डाउट इसके कॉजेज भी बड़े हैं, लेकिन इस पर भी चर्चा करी जानी चाहिए कि बेसिकली जिसे हम अभी बारिश के कारण हुई भूस्खलन की घटना समझ रहे हैं, जिसे कहीं ना कहीं चर्चा में इसी प्रकार से लाया गया कि भाई ये एक प्रकृति जन्य आपदा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एंथ्रोपोजेनिक प्रैक्टिसेस अर्थात मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। ऐसा शोध में कहा गया, जहां पर यह बताया गया कि जो एरिया है खासकर हमारे अरब सागर का दक्षिण पूर्वी एरिया, यह क्षेत्र लगातार कुछ समय से गर्म बना हुआ था, और इसके गर्म होने के कारण आप पाएंगे कि जो वायुमंडलीय स्थितियां हैं, अर्थात जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस क्षेत्र की, वो कहीं ना कहीं अस्थिर हो रही थी। अब हो सकता है कि आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड ना हो, तो मैं एक शब्द से आपको परिचित कराना चाहूंगा। यहां अस्थिर का अर्थ क्या है, याद रखिए, अगर क्लाइमेटोलॉजिकली हम देखें तो अस्थिरता का मतलब होता है रेनफॉल। अर्थात अरब सागर का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, उसके गर्म होने से एक्सेसिव अस्थिरता अर्थात अतिरिक्त अस्थिरता का निर्माण हुआ था। और यह जो अस्थिरता है, डियर ध्यान से सुनिए, इस अस्थिरता के कारण गहरे और बड़े मेघों का निर्माण इस क्षेत्र में हो रहा था बीते कुछ सप्ताह से। अब ये जो गहरे बादल हैं, इसके कारण वर्षा औसत से ज्यादा उस क्षेत्र में देखने को मिली, और खासकर जो कोंकण की बेल्ट है, यहां पर आप देख पाएंगे इस बेल्ट में औसत से कुछ अधिक वर्षा कुछ समय से हो रही थी। अब यहां पर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस स्थान पर जो सागर का गर्म होना हुआ, इस गर्म होने की घटना ने जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करा, इन क्लाउड्स का वेस्टर्न घाट्स के साथ जब इंटरेक्शन हुआ, जब ये वेस्टर्न घाट्स की ओर पहुंचे, तब उस समय पर जो वर्षा हुई, यह वर्षा लगभग 7 से 8 दिन तक लगातार ऑन एन एवरेज अधिक रही। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस वर्षा के अधिक होने से आप पाएंगे कि भूस्खलन की जो संभावनाएं हैं वो ऑन एन एवरेज भी भाई बढ़ जाया करती हैं, जो अंततः हमें देखने को भी मिला। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि इस इलाके में जो सागर है, इसका तापमान बढ़ा कैसे? और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर यह तापमान बढ़ा तो इसके पीछे हम किस आधार पर यह कह रहे हैं कि हमारे द्वारा की गई गतिविधियां जिम्मेदार हैं? घटना बड़ी है, और स्टेटमेंट और शोधकर्ताओं का यह मानना कि इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों ने कुछ ऐसी चीजें करी जिसके कारण यह घटना हुई, यह अपने आप में ऑन इट्स ओन सेल्फ एक बड़ा डिक्लेरेशन है।
सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो लोकेशन आपको यहां दिखाई दे रही है, यह है हमारे अरब सागर की लोकेशन। अब इस लोकेशन को जरा ध्यान से देखिए। यह जो पार्ट है, यह आता है हिंद महासागर के अंतर्गत, और हिंद महासागर में बीते लगभग 40 से 70 वर्षों में हमने जो डेटा कलेक्ट करा है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि डियर हिंद महासागर अपने आप में एक डाइपोल ओन करता है। डाइपोल से अर्थ होता है कि हिंद महासागर के अंदर ही आपको दो एरियाज दिखेंगे, जहां एक क्षेत्र का तापमान ऑन एन एवरेज कम, एक क्षेत्र का तापमान ऑन एन एवरेज ज्यादा रहता है। और शॉकिंग बात तो यह है कि आज भी यह रिसर्च का टॉपिक है कि डियर ये जो ऑन एन एवरेज एक्स्ट्रा हाई और एक्स्ट्रा लो टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है, यह एग्जैक्टली होता क्यों है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह चेंज क्यों होता रहता है। अर्थात जो हिस्से आपको अभी दिखाई दे रहे हैं गर्म और डियर ठंडे, अर्थात जो अरब सागर वाला हिस्सा है, यह ऑन एन एवरेज थोड़ा ज्यादा तापमान का, और जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ इंडो पैसिफिक का एरिया है, यह ऑन एन एवरेज कम टेम्परेचर का। ये एग्जैक्टली चेंज हो जाते हैं, और ये चेंजेस हमारे मॉनसून को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये एरिया गर्म होता है तो नो डाउट कि हमारे यहां जो रेनफॉल है, अर्थात हमारे जो भारतीय महामॉनसून है, यह प्रबल होता है। लेकिन यहां प्रश्न यह उठता है कि इसके गर्म होने से भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अब जरा ध्यान से समझिए, कंडीशन यह है कि जैसे जैसे हम एंथ्रोपोजेनिक प्रैक्टिसेस बढ़ाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक प्रैक्टिसेस अर्थात वो प्रैक्टिसेस जिनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करा जाता है, और इसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट होते हैं। अब यहां ध्यान से समझिए, ये जो ग्लेशियर्स का मेल्ट होना है, पिघलना है, ये पिघलने के पश्चात सागरों में ही प्रवेश करता है। और जरा समझिए कि आर्कटिक और अंटार्कटिका का एरिया जहां पर लगातार जो बर्फ है ये पिघल रही है, इसके कारण सभी महासागरों का तापमान संतुलन बिगड़ता है। यानी कि वो गैस जो यूएसए या भारत में किसी स्थान पर छोड़ी गई है, उसका इंपैक्ट हमें ग्लेशियर्स पर दिखता है। और ये जो इंपैक्ट है, ये ऑन एन एवरेज सी लेवल टेम्परेचर और सी लेवल पर जो आपको तापमान खासकर सतह के पास दिखता है, इसे प्रभावित करता है। और यह प्रभाव अंततः हमें एक बैलेंस की कंडीशन को बिगाड़ता हुआ दिखाई देगा। अब जब यह बैलेंस की कंडीशन इस इलाके में बिगड़ती है, तब यहां पर गहरे बड़े आकार के मेघों का निर्माण होता है। बेसिकली कंडीशंस दोनों हो सकती हैं। अगर तापमान कम होता है तो वर्षा कम हो जाएगी, तापमान बढ़ जाता है तो वर्षा भी बढ़ जाएगी। अर्थात तापमान का कम या ज्यादा होना हमारे केरल, हमारे पश्चिमी घाट, इस क्षेत्र में वर्षा को प्रभावित करता है। अर्थात अगर कोई चेंजेस ग्लेशियर्स तक पहुंच रहे हैं तो उसका परिणाम हमारे देश के जिलों तक दिखाई देगा, जो हमें अभी बीते समय पर एक बुरे हादसे के रूप में देखने को भी मिला। चर्चा की जानी चाहिए इस बारे में भी कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, इनका लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट होने वाला है। लगातार विकास की दौड़ पर दौड़ना नो डाउट इज अ ग्रेट थिंग, हमारे नेशन के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन यह विकास कहीं ना कहीं धारणीय हो, यह आवश्यक है। इस प्रकार की चर्चाएं, इस प्रकार का डिस्कशन साइंटिफिक मैनर में जब तक कॉमन मैन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये चर्चाएं केवल चर्चाएं ही रहेंगी। जब तक आप इस चीज पर डिस्कशन करेंगे, तभी जाकर ये चीजें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पर आप तक पहुंचेंगी, चेंजेस होंगे, और समय के साथ हमें पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है, और यह भी मैं जानता हूं कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आवश्यक रूप से आपको मेंटरशिप, आवश्यक रूप से आपको किताबें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक क्वालिटी कंटेंट की आवश्यकता होगी। और अगर आप क्वालिटी मैनर में और क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड तरीके से अपनी तैयारी को प्ले करना चाहते हैं, तो डियर स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, इनमें एडमिशन अभी ओपन है, और साथ में मॉनसून सेल के तहत ये मिनिमम कॉस्ट पर अभी आपके लिए अवेलेबल भी है। और टेक्निकली मैं अगर आपसे कहूं तो ये बैचेस आपके लिए फ्री भी हैं। कैसे? तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि 31 जुलाई से पहले आपको इन बैचेस में एनरोल करना है। अर्थात इस डेट के बाद अगर आप एनरोल करते हो तो जो कॉस्ट आपको यहां दिख रही है, इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा।
31 जुलाई से पहले इन बैचेस को ज्वाइन करें 24,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पर। इसके अलावा इन बैचेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तब आपको यूज करना है एके लाइव कोड का। इस कोड का यूज करने पर ही जो कॉस्ट आपको यहां दिख रहा है डियर ये आपको मिलने वाला है। अब किस आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि बैचेस आपके लिए फ्री हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। आपको इन बैचेस में अलग से एसआईपी का कोर्स विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ये प्रोवाइड करा जाएगा। 18 किताबों का सेट होगा। प्री क्वालिफाई करते ही आपकी सारी फी रिफंड कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, प्री क्वालिफाई करने के पश्चात आपको स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर दिल्ली बुलाएगा। आपके रहने से लेकर लॉन्ड्री तक का सारा खर्च स्टडी आईक्यू उठाएगा, जिससे आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो, और इस पूरी जर्नी में आपको मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। टेस्ट सीरीज, प्री प्लस मेंस सब कुछ इंक्लूडेड है। बैच आपका वेट कर रहा है क्वालिटी मैनर में आपको डील करने के लिए। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो डियर आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। 31 जुलाई ये लास्ट डेट है जब आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। 13,499 इस कॉस्ट पर आप एके लाइव कोड का यूज करते हुए मेरे साथ ज्योग्राफी वो ऑप्शनल पढ़ सकते हैं जो कि यूपीएससी के नॉट इवन मेंस में, इवन आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। 30 से 35 प्रश्न जो हर एक विद्यार्थी के लिए कठिन होते हैं आपके लिए बेहद आसान होने वाले हैं, क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होने वाला है। इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।